तुम्हें ही जरूरत पड़ेगी बाद में, जरूरत पड़ेगी बाद में इसकी कभी। देखो, रोम्बस का कंसेप्ट जो है, ज्यादा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, अपनी गर्दन घुमा लेना इसके अकॉर्डिंग, आपको सीधा दिखे, बस ये देख लो। मतलब क्या है इसमें, देख लो सामने यार, देख लो यार, इसकी सारी साइड जो है बराबर होती है। पहले तो स्केयर ही होता है ये, स्केयर को टेढ़ा कर देंगे तो रोम्बस बन जाएगा, बस ये है। अब स्केयर की चारों साइड बराबर, इसकी चारों साइड बराबर। अब अपने दो दो लाइन मैंने आपको याद करने को कहा था, जिसके वर्टेक्स के एंगल 90 डिग्री होते हैं ना, उसके डायगोनल बराबर होते हैं। इसके वर्टेक्स के एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे, इसीलिए इसके डायगोनल अलग अलग होंगे। यहाँ पे इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, एक D1 है एक D2 है, दोनों नाम अलग अलग हैं डायगोनल के। दूसरी चीज मैंने आपको कही थी कि जिसकी सारी साइड बराबर होती है ना, उसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसकी सारी साइड बराबर है, तो ये 90 डिग्री पर काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा स्केयर का एरिया का फॉर्मूला था T²/2, ये स्केयर का एरिया था। टी स्केयर का मतलब 2 बार D इंटू डी था, यहां भी 2 बार D इंटू डी, लेकिन दोनों डायगोनल, वो तो रेक्टेंगल का होता है। स्केयर का एरिया या तो साइड का स्केयर होता है या D²/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग लिख दो, D1 इंटू D2/2, ये इसका एरिया होता है। और इनके बीच में रिलेशन होता है, एक ही हमारी ट्राइंगल राइट एंगल बनेगी, D1 स्केयर, ये जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, D1 स्केयर प्लस D2 स्केयर इक्वल टू 4A स्केयर। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं, इसी के ऊपर हमारा रोम्बस सारा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहां तक हुए थे क्वेश्चन? 38, 38 हो गया था, हो गया था, तो 39। ये लो, रोम्बस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। रोम्बस की दोनों यहाँ पे डायगोनल गिवन है और लेंथ पूछी है, वही दो मेथड हैं। एक तो आप D1 स्केयर प्लस D2 स्केयर इक्वल टू 4A स्केयर, इसमें चेक कर सकते हो, D1 स्केयर प्लस D2 स्केयर इक्वल टू 4A स्केयर। एक को रखो 12, एक को रखो 16, एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन उससे बेटर तरीका है कि यहाँ पे आप डायगोनल में देखें कि अगर ये 90 डिग्री पे काटते हैं तो डायगोनल हाफ हो जाएंगे। अगर एक डायगोनल की लेंथ 12 है तो हाफ कितनी होगी? 6। दूसरे की 16 है तो 8, और ट्रिपलेट लगाएंगे 6 8 10, क्योंकि 3 4 5 के डबल है ये, 6 8 10, तो साइड आ गई 10, यही पूछी थी उसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले से, फॉर्मूला लगा दो वहां पे, देखो करवा देता हूँ फॉर्मूले से भी। पिछला क्वेश्चन मैं एक बार लगा देता हूँ।
T1 स्क्वायर डायगोनल 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, दूसरा डायगोनल 16 है, 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। 144 और 256 जो है ये बनेगा 400, 400 बराबर 4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई और ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये लो, ए आ गया। देखिए, एरिया दे रखा है 256 और एरिया रोम्बस का होता है हाफ D1 D2। हाफ D1 और D2 की वैल्यू दे रखी है ये, हाफ D1 D2 इक्वल टू 256। अब उसमें ये कह रहा है कि एक की जो लेंथ है डायगोनल की वो दूसरे की डबल है। अगर एक की लेंथ डबल है तो आप कोई सा भी डबल मान लो जो D1 है ना वो डबल है दूसरे का, D2 के। D1 जो है वो D2 का डबल है, तो आप D1 की जगह D2 रख दो डबल, यानी ट्वाइस ऑफ D2। तो D1 की जगह आपने 2D2 रख दिया और एक D2 पहले ही है यहाँ पे इक्वल टू 256। तो 2 से 2 कट गया, D2 का जो स्क्वायर है वो 256 आ गया, तो D2 कितना आ गया 16। अब उसने पूछा है सबसे बड़ा डायगोनल, बड़ा डायगोनल जो D1 है और वो D2 का डबल है, तो 16 का डबल 32 आंसर आ जाएगा। देखो, वो कह रहा है कि जो एरिया है वो 256 है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2, ये दे रखा है 256। एक डायगोनल दूसरे का डबल है, तो एक डायगोनल D1 जो है वो डबल है D2 का, तो D1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D2। तो आपने D1 की जगह रख दिया ट्वाइस ऑफ D2 और इनटू में D2 पहले ही था 256 के लेके, 2 से 2 कट गया तो D2 का स्क्वायर आ गया 256, तो D2 आ गया 16। अब एक आ गया 16। अब उसने बड़े वाला पूछा है, बड़े वाला तो D1 है और D1 उसका डबल है D2 का, तो D2 अगर 16 है तो वो डबल हो जाएगा 32। ठीक है, जल्दी से बता दो। हाँ, बी, बिल्कुल। अब तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, वैसे ही याद हो गया होगा कि डायगोनल का हाफ करेंगे, 24 का आधा 12 आएगा, 10 का आधा 5, 5 12 के साथ 13, तो साइड आ गई 13। पेरीमीटर तो 4 गुना होता है, 13 चौके 52। क्लियर है? डायग्राम नहीं बनाया मैंने अब की बार, क्योंकि डायगोनल का हाफ हो जाएंगे दोनों तरफ, तो एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी 12, तो 5 12 के साथ अगला नंबर 13 होता है। तो साइड 13 आ गई तो पेरीमीटर 4 गुना होता है यानी 4a, तो 13 का 4 गुना कर देंगे तो 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें है सर्कल। अब रह गया सर्कल एक। देखो,
देखो सर्कल आपका जो होगा गोल होगा, पहली बात तो पता ही होगा ये तो। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। और जहां पे पाई की वैल्यू, आवाज नहीं, सुन लो भाई, सामने देख लो, सामने पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। जनरली 22/7 रखेंगे ताकि 7 एग्जैक्टली कट हो जाएगा, या फिर ब्रैकेट में गिवन होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो या 22/7 रखो, जो गिवन है वो रख दो, नहीं तो वैसे कोई भी रख लो, आंसर पे फर्क नहीं आता। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का मतलब तो यही हो गया कि इस सर्कल के अंदर जितना भी यहाँ पे ये जो स्पेस बच रहा है ये सारा इसका एरिया है। अब जैसे अब तक हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, अच्छा क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज जिसकी 4 साइड हो। तो जो भी आपने पढ़ा अभी तक, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल थे क्योंकि सबकी 4 साइड थी। तो वहां पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर था चारों साइड का टोटल, किसी की साइड बराबर है तो 4a, अलग अलग है तो 2 × l+b, इस तरीके से बन रहा था वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो पेरीमीटर है, यहाँ कोई साइड नहीं है जिसको हम जोड़ें, यहाँ पे ये कर्व लाइन है, तो इस पूरे की जो लेंथ होगी ना वो इसका पेरीमीटर होगी। और सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहा जाता है, परिधि, परिधि कहा जाता है इसको। यानी मान लो एक वायर है, एक हमने कोई तार ली, तार को हमने फोल्ड कर दिया सर्कल की फॉर्म में, एक तार है उसको पूरा फोल्ड करा सर्कल की फॉर्म में, तो वो जो तार की लेंथ है वो उसका सरकमफ्रेंस हो गया, यानी उसका पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है उसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। अब इसको सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है। आर का मतलब रेडियस होती है, रेडियस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक कोई भी लाइन, ये सारी लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, ये सारी की सारी हमारी रेडियस कहलाएगी। और तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, और सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। ये तो हो गए दो फॉर्मूले, इसमें और कोई फॉर्मूला भी नहीं बनता सर्कल में, एरिया निकाल लो या सरकमफ्रेंस निकाल लो। लेकिन एक फॉर्मूला इसमें ये बनेगा, अगर एक हमारा सर्कल है और इस सर्कल में हम एक पार्ट कट कर रहे हैं, हाँ जैसे ये हो गया, यानी जैसे मान लो एक गोल केक है, गोल केक है, हमने यहां से एक पीस कट करके निकाला, ये पीस बाहर आ गया, ठीक है, इस पीस को मैंने अलग से ही बाहर निकाल दिया। ये जो यहाँ पे ये हमारा सेक्टर है, इसको हमने कट करके बाहर निकाल दिया। एग्जांपल वही होता है, केक में से हमने एक पीस कट करा, बाहर आ गया। अब ये जो हमारा सेक्टर है, इसका एरिया निकालना हो अगर हमें, उसके लिए इसके एंगल की जरूरत पड़ेगी कि किस एंगल पे कट करा आपने। क्योंकि अगर ये एंगल चेंज हो जाए, मान लो मैंने एक लाइन तो यहाँ पे कट करी, दूसरा इतना बड़ा पीस उठा लिया खाने के लिए, अब जितना बड़ा पीस उठाओगे उसका एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आपको अपने बर्थडे पे बंदे बुलाए आपने 6, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एंगल देख के काटना पड़ेगा केक, ठीक है। तो ये आपके लिए काम आएगी चीज, एंगल देख के काटो कि कितने बंदे हैं उसके अकॉर्डिंग एंगल काटो। ज्यादा बंदे हैं तो एंगल छोटा सा पीस काटोगे, यही होता है। और 2 ही बंदे हो तो बीच में ही काटा मार दोगे सीधा, एक तेरा एक मेरा, सीधा वो एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो ये एंगल पे ही सारे खेल यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एंगल ये थीटा है जिस पे आपने काटा। एरिया का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता, बस साथ में थीटा जुड़ जाता है। यानी अगर मैं एरिया निकालूं यहाँ पे, अच्छा ये रहेगी भी नहीं, एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये आ जाएगा थीटा बाई 360। यानी अगर, चलो पहले मैं लिख लेता हूं, अगर सरकमफ्रेंस निकालना हो सेम वही 2πr इंटू थीटा बाई 360, ये एंगल होगा। होता यहां पे भी यही है थीटा बाई 360, लेकिन अगर पूरा सर्कल है तो एंगल 360 ही बनता है, तो 360 डिवाइडेड में 360 कट के 1 बन जाता है। वरना बेसिक फॉर्मूला एरिया का होता तो यही है थीटा बाई 360। पूरे सर्कल में एंगल थीटा जो है 360 है, तो वो 360 से कट गया। अगर 360 नहीं है तो वो लिखना पड़ेगा। मान लो एक सर्कल में आपने इस तरह से 4 पीस काट दिए, 1 2 3 4, 4 पीस काटने का मतलब आपको बिल्कुल सीधी लाइन स्केल रख के बिल्कुल काटना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्ट नापना चाहते हो तो ठीक है, बराबर बराबर खाना चाहोगे तो बिल्कुल बीच में से काटोगे लाइन ऐसे, और वो एंगल 90 डिग्री हो गया। मैंने बिल्कुल बीच में से काटा, ये 90 डिग्री हो गया। यानी
अगर मैंने 90 डिग्री पे काटा तो 4 पीस बनेंगे उसके, तो 90 डिग्री पे काटेंगे, 90/360, 1/4 आ गया, यानी एक का एरिया 1/4 हो गया। ठीक है, अगर 6 बंदे बैठे हो खाने वाले तो कितने डिग्री पे काटेंगे? 60 डिग्री पे काटना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली कट करने के लिए। 60/360, 1/6, एक के हिस्से में 1/6 हिस्सा आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से काट दूं, यानी इस तरीके से, दो दोस्तों मैंने बिल्कुल यहां से काट दिया, तो ये एंगल 180 हो गया। 180/360, आधा आधा हो गया बिल्कुल, यानी जितने डिग्री पर काटना है उतना ही उसका एरिया हो जाएगा। तो यहां पे ये एंगल पे डिपेंड करेगा एरिया सेक्टर के केस में। क्लियर हो गया? तो ये लिख लो, ये 4 फॉर्मूले हैं बेसिक से, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्या? कौन सा? कोल्ड? सीएल? अच्छा कोड। हाँ, इसमें वो तो ज्योमेट्री में यूज होगा अभी, वैसे यहाँ अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ यूज नहीं होने वाला, ज्योमेट्री के टाइम पूरा करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, टेंजेंट हो गया, कोड हो गई, सिकेंट हो गई। अरे आवाज नहीं, शोर नहीं, जाओ। कर लिया नोट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो पहले तो एक ये वाला, ये आपका क्वेश्चन हर एक डायग्राम में आ जाता है कि लेंथ बढ़ा दी, ब्रेड्थ बढ़ा दी, एरिया में चेंज बताओ। रेडियस बढ़ा दी तो एरिया में चेंज बताओ, यहाँ पे क्या होगा? करो ट्राई। हाँ, ठीक है। रेडियस बढ़ा दी 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। अब जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया जो है रेडियस की मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। अब 2 बार आर की मल्टीप्लाई करनी है आपने। अब 50% अगर रेडियस बढ़ गई, यानी पहले 2 थी तो 1 बढ़ गई, 2 से बढ़कर कितनी होगी? 3। 2 बार आर की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 बार 2 से 3, 2 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ गया 4 से 9। 4 से बढ़कर 9 हो गया, कितना बढ़ गया? 5। और बड़ा किस पर? 5 बड़ा 4 पर, और गुणा में 100, ये आ जाएगा 125% एरिया बढ़ गया। ये आपके हर मतलब डायग्राम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि एरिया में चेंज बताओ, वॉल्यूम में चेंज बताओ, तो वहां पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाँ, पाई का यूज कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पाई कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, अगर रेडियस हमने बढ़ा दी 30%, पाई तो वही रहेगा 22/7, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो चेंज होने वाले वेरिएबल है ना, हमें सिर्फ वो देखना है। ठीक है, ये लो।
ए आया एक। सरकमफ्रेंस 11 दे रखा है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 11, और पाई की जगह रखेंगे 22/7, इनटू में आर इक्वल टू 11। तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, 11 दूनी 22, ये आ गया 7/4। 7 उधर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो रेडियस आ गई 7/4। तो सर्कल की रेडियस हमने निकाल ली, उसका एरिया निकालना है सेक्टर का, और सेक्टर का एंगल बता दिया 60 डिग्री। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पाई हो गया 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 7/4, तो उसका स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई। थीटा है 60 डिग्री और डिवाइडेड में 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, एक 7 से 7 कट गया, 4 काटेगा 60 को 15 पे, 15 कटेगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 पे, और उसके बाद 2 पे काटे, 2 दूनी 4, 11। तो ये आ गया 11 × 7, 77/48 आ गया, 77/48। तो 1:29/48 बनेगा, एक सही 29/48, ये आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा था कि हमें सरकमफ्रेंस 11 दे रखी है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 11, पाई को पुट करके रेडियस निकाल दी 7/4, रेडियस आ गई, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/4, आर स्क्वायर हो गया, थीटा हो गया 60/360। अब इसको काट पीट के आंसर निकाल दिया, तो एक सही 29/48 आ गया। रेडियस 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस दे रखा है 11, 2 पाई आर की वैल्यू 11 दे रखी है, पाई की जगह 22/7 रख दिया, और 11 काटेगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 है, और 7 इधर है, तो इधर आएगा तो 7 ऊपर और 4 नीचे, तो रेडियस 7/4 आएगी। आया कि नहीं? आ गया। ये लो।
देखते हैं। बी, देखते हैं। आवाज नहीं, आराम से करिए ट्राई। देखो स्केयर का एरिया दे रखा है 3850, तो स्केयर का नहीं, सॉरी, सर्कल का, सर्कुलर फील्ड का एरिया दे रखा है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्केयर। तो पाई आर स्केयर की वैल्यू हमें दे रखी है 3850। तो यहां से पहले आर स्केयर की वैल्यू निकालेंगे। 3850 गुणा में 7/22, ठीक है। इसको कट करेंगे यहाँ पे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो इसको काटेगा 175 पे। हाँ, मल्टीप्लाई मत करो इसको, देखो आर स्केयर की वैल्यू आ गई 175 गुणा में 7 आ गई। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सोल्व। आप इसको ब्रेक करो, 175 को हम 25 सत्ते भी लिख सकते हैं, 25 गुणा में 7, और एक 7 और है ही, ये आर स्केयर है। अब जब अंडर रूट करोगे तो 25 का निकलेगा 5, और 7 गुणा 7 में 7 बार आ जाएगा, तो रेडियस आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक सिंपल। पाई आर स्केयर की वैल्यू 3850 दे रखी है, तो वहां से आर स्केयर की वैल्यू कैलकुलेशन करके निकाली, तो आर की वैल्यू 35 आ गई। अब वो कह रहे कि दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं, यानी सर्कल का अगर रेडियस 35 है तो उसका पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस होता है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होगा। ये 7 ही बार बजाता है यार, कहां से आया था। हाँ, इसकी रेडियस 35 है, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, 2 पाई और 35। और ये स्केयर का भी पेरीमीटर होगा, और स्केयर का पेरीमीटर होता है 4a, तो ये 4a के बराबर होगा। अब यहां से आप a की रेडियस 35 आने के बाद देखा, वो कह रहे कि दोनों का परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर होने का मतलब क्या है, सर्कल का जो सर्कल का परिमाप है वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। स्केयर का परिमाप 4a होता है, 4a, दोनों को बराबर रखा। अब यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, इसको अब कट कर देते हैं हम यहाँ पे। 7 पंजे 35, 2 दूनी 4, 2 काटेगा 11 पे, तो साइड आ गई 55, यानी स्केयर की जो साइड है वो 55 सेंटीमीटर है। मीटर लिखा हुआ है तो मीटर मान लेंगे, 55 मीटर है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया तो साइड का स्केयर होता है, 55 का स्केयर, 5 गुणा 6 30, 5 का स्केयर 25, तो आंसर आएगा 30/25, बी ऑप्शन। कोई मक्खी बैठेगा फिर, गायब अपने आप कैसे हो रहा है ये। 30/25 आंसर आएगा, ये है। रिपीट कर देता हूं, देखो सर्कल का एरिया 3850 दे रखा था, सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्केयर की वैल्यू दे रखी थी। आर स्केयर की वैल्यू निकाली और वहां से आर की वैल्यू निकाली, तो 35 आ जाएगी। आर की वैल्यू आने के बाद दोनों के पेरीमीटर को बराबर रखना है। अब सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई रेडियस 35 है, और स्केयर का पेरीमीटर होता है 4a, बराबर रखा। यहाँ पे काट कूट के ए की वैल्यू निकाली, 55 आ गई। ए की वैल्यू 55 आ गई, तो हमें निकालना है एरिया, साइड का स्केयर होता है एरिया, तो 55 का स्केयर कर देंगे तो 30/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी लेट उतार रहे हो, बड़ी लेट उतार रहे हो।
उसके बाद देखते हैं अगला। ये लो, टी देखते हैं। टी वो एक नसीब है उसका। टी देखो, सर्कल का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है। रेक्टेंगल की दोनों साइड दे रखी है, रेक्टेंगल की साइड दे रखी है तो यहां से पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 × L + B। लेंथ दे रखी है 26, ब्रेड दे रखी है 18, तो 2 × 26 + 18 ये आएगा 44, और 44 दूनी 88, तो पेरीमीटर आ गया 88। ये तो आ गया हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और यही पेरीमीटर हमारा सर्कल का भी है। और सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, तो हम इसको 2πr के बराबर भी रख देंगे। 2πr, जो ये हमारा सरकमफ्रेंस है ये 2πr होता है, और वो 88 के बराबर है। अब आप इसको यहाँ पे कट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू निकलेगी? यहाँ पे 22 काटेगा इसको 4 पे, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, तो रेडियस आ गई 7 दूनी 14, रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर। रेडियस आने के बाद वो कह रहे हैं सर्कल का एरिया बताओ। अब एरिया तो πr स्क्वायर होता है, तो पाई हो गया 22/7, रेडियस होगी 2 बार 14 स्क्वायर हो गया। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 गुणा में 28, 8 दूनी 16, और 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 3 6, तो 616 आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, उसको इक्वल रखा हमने सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr, रेडियस निकल के आ गई तो एरिया आ जाएगा πr²। ठीक है, तो टाइम भी हो गया, नहीं करेंगे फिर आज, बाकी मंडे को।